नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल द स्कैरी जोन। एक ऐसा चैनल जो आप लोगों के लिए नई नई हॉरर कहानियां लेकर आता रहता है। वो फिर से एक बार आ गया हूं मैं लेके ब्लैक मैजिक का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने किसी ने भी ब्लैक मैजिक पार्ट 1 नहीं सुना है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप जाकर पार्ट 1 सुन लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 सुनिए ताकि आप उसे कनेक्ट कर पाएं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कहानी मैं वहीं शुरू करूंगा जहां पे मैंने रोकी थी। तो मिथिलेश भागा भागा नीचे आता है। वो नीचे आके देखता है कि आंटी गेट पर ही खड़ी हैं। आंटी को वो देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो आंटी कल काफी झुक के चलती थी, ठीक से वॉक नहीं कर पाती थी, उनके चेहरे पे काफी सारी झुर्रियां थी, आज वो आंटी स्ट्रेट खड़ी हैं। उनके चेहरों पे जो झुर्रियां थी वो भी जा चुकी हैं और काफी वो यंग दिख रही थी। उसको देख के मिथिलेश ने कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिथिलेश, कैसे हो आप? मिथिलेश ने कहा, क्या बात है आंटी, आज तो आप काफी यंग दिख रहे हैं, मतलब काफी फिट दिख रहे हैं, क्या हुआ? आंटी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, आजकल मैं एक नई मेडिसिन ले रही हूँ, उसका असर लगता है। मिथिलेश ने कहा, वेरी गुड आंटी, आई थिंक काफी आपको फिट सूट कर रही है दवाई। आंटी ने कहा, कुक्कू कैसी है? मिथिलेश ने कहा, आंटी अभी तो ठीक है पर उसकी तबीयत खराब होती रहती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कुक्कू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, उसको जो दवाई मैंने तुम्हें दी है उसको देते रहो, वो ठीक हो जाएगी। ये सुनने के बाद मिथिलेश वहाँ से चला गया और उसके बाद कई दिनों तक यही होता रहा। रोज़ रात को वहाँ पे रात को आवाज़ आती आंटी के कमरे से चिल्लाने की, और मिथिलेश और रानी ये सुनते हुए भी उसको इग्नोर करते थे। और अगले ही दिन कुक्कू की तबीयत खराब हो जाना। मिथिलेश और रानी ने कई बार कोशिश करी कि वो कुक्कू को किसी डॉक्टर पर लेकर जाएं, पर आंटी ने हर बार उनको रोकते हुए यही कहा कि नहीं, यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं हैं और वो और परेशानी बढ़ा देंगे, कुक्कू की जान खतरे में आ जाएगी अगर तुम यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाते हो तो। मिथिलेश और रानी काफ़ी पढ़े लिखे थे पर उस समय उनके दिमाग पर आंटी ने एक ऐसा वहम, एक ऐसा गलत फहमी डाल दी थी जिसके कारण मिथिलेश और रानी भी कुछ नहीं कर पाए। मिथिलेश वहां से कुछ दूर एक ग्रोसरी शॉप पे गया। मिथिलेश काफी परेशान था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये अजीब सी जद्दोजहद, अजीब सी पहेली जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था। बातें करते करते ग्रोसरी शॉप का जो मालिक था उससे मिथिलेश की थोड़ी बात हुई। बातचीत में ये मालूम पड़ा कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी तो उस ग्रोसरी शॉप के मालिक ने मिथिलेश से पूछा कि सर आप कहाँ रहते हैं? मिथिलेश ने कहा कि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पे उस तरफ। तो उसके बाद उसने देखा, ऑनर ने उसने देखा कि पर सर वहाँ तो कोई नहीं रहता, वहाँ आप कहाँ रहते हैं, किसके घर पे रहते हैं? तो उसने कहा, अरे मैं वहीं रहता हूँ, वो जो एक आंटी रहती है ना 108 नंबर घर पे। ये सुनने के बाद ऑनर का चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गया। उसने कहा, सर बट वहाँ पे तो सिर्फ एक ओल्ड लेडी रहती है। हाँ हाँ, वहीं रहता हूँ मैं। उसने कहा, सर मतलब चलिए कोई बात नहीं। इतने में मिथिलेश ने कहा, क्या हुआ, आप कुछ बता रहे थे, अचानक आप चुप हो गए, क्या हुआ? उसने कहा, सर आप जहाँ पर रहते हैं ना वो जगह सेफ नहीं है। मिथिलेश ने कहा, ऐसा क्यों? वहाँ पर एक आंटी रहती है, डिसेंट आंटी है, अच्छी आंटी है, वो क्या दिक्कत है? नहीं सर, वो आंटी नहीं है, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। आप शायद अभी समझ नहीं पाए, आपने ध्यान नहीं दिया कि आसपास वहाँ के घरों में कोई नहीं रहता है। मैं भी इतनी दूर ग्रोसरी शॉप मेरी है, वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा आपको, सब लोग वहाँ से जा चुके हैं उस चुड़ैल के डर के कारण। इतना सुनने के बाद मिथिलेश जोर जोर से हंसने लग गया। मिथिलेश ने कहा, सर मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, एक IT इंजीनियर हूँ और मैं जो बिलीव नहीं करता। मैं तो आंटी को काफ़ी दिनों से मैं रह रहा हूँ, काफ़ी हेल्पिंग नेचर की हैं, मेरी डॉटर भी काफ़ी पसंद करती है, हम ऐसे फैमिली रहते हैं, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। नहीं सर, आप समझ नहीं पा रहे, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता, आखिर क्यों आप अकेले घर में रहते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी काफ़ी लोग वहाँ रहते थे पर उसके यहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ आती हैं, तंत्र मंत्र की आवाज़ आती हैं। वो औरत ना कभी घर से बाहर किसी ने देखा है, वो हमेशा अंदर ही रहती है। जब भी किसी ने इसको देखा है, कभी खिड़कियों से तो कभी छत पे खड़े हुए। वो कोई आम औरत नहीं है सर, वो चुड़ैल है। आसपास के बच्चे काफ़ी बीमार पड़ गए थे उसकी इस पूजा पाठ करने से, सब लोगों ने परेशान होकर उस घर को छोड़ दिया।
अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है। मिथिलेश ने कहा, अरे यार, पर मैं जो बिलीव नहीं करता। सर, मैं तो ये तो नहीं जानता कि आप बिलीव करें या ना करें, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से उस घर को छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आपकी और आपकी फैमिली खतरे में रहेगी, खासकर आपकी डॉटर। अभी आपने बताया कुछ देर पहले कि आपकी डॉटर है प्यारी सी। मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, आप वहाँ से चले जाइए, क्योंकि आज से कई साल पहले उस घर के आसपास जो भी बच्चे रहते थे, बीमार रहते थे, परेशान रहते थे। मिथिलेश ने ये सुनने के बाद कहा, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। और जब मिथिलेश उस घर की तरफ जा रहा था, तो सारी की सारी पहेलियां जैसे सुलझने लग गई थी। मिथिलेश को उस ग्रोसरी शॉप के बंदे की सारी बात कनेक्टेड लगी। वो रात को पूजा होना, रात को चिल्लाने की आवाज़ आना, कुक्कू का बीमार होना, और आंटी के चेहरे पे वो सिंदूर और पूजा पाठ का सब दिखावा लगना। मिथिलेश दोबारा उस घर की बाउंड्री में घुसा, पर इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने शीशे से देखा कि आंटी सामने अंदर खड़ी हुई हैं। अपने दोनों साइड उन्होंने 2 कैंडल जला रखी हैं, पर इस बार मिथिलेश की सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। मिथिलेश ने ऊपर जाके ये सारी बात रानी को बताई। रानी भी काफ़ी डर गई थी। रानी ने कहा कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। मिथिलेश ने कहा, अगर वो औरत वाकई चुड़ैल है तो हम ऐसे नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, हम थोड़े दिन रुक के किसी बहाने से जाएंगे। ये सुनने के बाद रानी ने कहा, ठीक है। मिथिलेश ने कहा, पर तुम कुक्कू को वहाँ मत भेजना, वो सेफ नहीं है। ऐसे करने के बाद 2-3 दिन बीत गए। कुक्कू को मिथिलेश और रानी ने नीचे नहीं भेजा। एक बार मिथिलेश जा रहा था, उसने फिर देखा कि गेट पे आंटी खड़ी हुई हैं। मिथिलेश घबरा तो गया, पर मिथिलेश ने कोशिश करी क्यों ना मैं नॉर्मल बिहेव करूं। मिथिलेश वहां से गया। मिथिलेश ने नॉर्मली आंटी को विश किया, हाय आंटी, गुड मॉर्निंग। हाय मिथिलेश, आजकल तुम कुक्कू को नीचे नहीं भेजते, क्या हुआ? मिथिलेश ने कहा, कुछ नहीं आंटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। आंटी ने कहा, ठीक है। उसी दिन आंटी रानी के पास गई। उन्होंने रानी को अंदर कमरे में घुसते से देखा कि कुक्कू नॉर्मली खेल रही थी, वो अपना एंजॉय कर रही थी। ये देख के आंटी ने पूछा, क्या बात है, कुक्कू को आजकल तुम लोग नीचे नहीं भेजते? मुझे कुक्कू की बहुत याद आती है। एंड रानी ने कहा, नहीं आंटी, एक्चुअली ना उसको काफ़ी काम रहता है और स्टडी भी काफ़ी, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको परेशान करने के लिए नहीं भेजते। इतने में आंटी ने कहा, इसमें परेशान करने वाली कोई बात नहीं है, तुम कुक्कू को नीचे भेज सकते हो। बात करते करते तुरंत ही आंटी ने कुक्कू का हाथ पकड़ा और वो उसको नीचे ले जाने लग गई। इतने में रानी ने आंटी को रोकते हुए मना कर दिया। आंटी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुक्कू अपने आप मेरे पास आएगी, फिक्र मत करो। ये कहने के बाद उस रात को आंटी नीचे गई। उन्होंने खूब तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई। वो काफ़ी पूजा पाठ कर रही थी। ये आवाज़ के आते आते इतने में कुक्कू की तबीयत खराब होने लग गई। कुक्कू की हालत खराब होते हुए देख मिथिलेश ने कहा, लगता है ये सब कुछ वही कर रही है, वो चुड़ैल ही कर रही है, हमें उसे रोकना होगा। इतने में मिथिलेश और रानी तुरंत बाहर गए और जाके आंटी के गेट पे नॉक करने लग गए। आंटी ये सुन के बाहर आई। मिथिलेश और रानी आंटी को देख के डर गए थे। आंटी ने पूरे चेहरे पे सिंदूर लगा रखा था। आज ये वो आंटी नहीं लग रही थी जिससे वो हंस के बात करते थे। उन्होंने कहा, आंटी प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। आंटी ने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत कुछ किया है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो उसको रोज़ मेरे साथ खेलने दो। अगर नहीं खेलने दोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों के लिए। ये सुनने के बाद मिथिलेश और रानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने कुक्कू को दोबारा नीचे भेजना शुरू कर दिया, और आए दिन कुक्कू की तबीयत खराब होती रहती थी। मिथिलेश और रानी ये जानते थे कि ये गलत है, पर फिर भी उन्हें करना पड़ रहा था। एक दिन मिथिलेश ने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इसका हल निकाला जाए। वो दोबारा उस ग्रोसरी शॉप वाले के पास पहुंचा और उसने उससे मदद मांगी। उसने उसे बताया कि सर, यहाँ एक पास में एक मंदिर है, पहले भी जो ये दिक्कत हुई थी उन बच्चों को उन्हीं ने ठीक किया था। मिथिलेश तुरंत वहाँ पहुँचता है और पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी मिथिलेश से कहते हैं कि सबसे पहले घर जाओ, घर जाके अपनी बेटी को चेक करो, हो सकता है कि उसकी बॉडी पे कोई निशान या कोई धागा बंधा हो। अगर ऐसा कोई चीज़ तुम्हें मिलती है उसे खुद मत निकालना, उसको चुपचाप लेकर आना मेरे पास, पर ध्यान रहे उस औरत को नहीं मालूम होना चाहिए। ये सुनने के बाद मिथिलेश तुरंत भाग के गया। उसने अपनी बेटी को चेक करा तो उसने ये पाया कि उसके हाथ पे एक छोटी सी रिंग है जो कि पहले कभी नहीं थी, और मिथिलेश और रानी ने कभी चीज़ को नोटिस नहीं करा। मिथिलेश ने सोचा, हमें कुछ भी करके रानी को यहाँ से कुक्कू को यहाँ से ले जाना होगा, और कुक्कू को उठा के दोनों भागते हैं।
किसी तरीके से निकलने में वो सफल हो जाते हैं। वहाँ जाके पंडित जी पूजा करते हैं और उस अंगूठी को निकाल के आग में जला देते हैं। आग में जलाने के बाद फाइनली को थोड़ा सा बेहतर फील कर रही थी, पर मिथिलेश और रानी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उस घर पे जाएं और घर पे जाके वो अपना सामान लेकर आएं। लाखों का सामान मिथिलेश और रानी ने सोचा कि हमारी बेटी से बढ़कर नहीं है, क्योंकि अगर हम दोबारा वहाँ पर गए तो हमारा जिंदा आना बड़ा मुश्किल है। मिथिलेश ने उसी टाइम अपनी वाइफ रानी और कुक्कू को लेके कुछ दिनों के लिए वो शहर छोड़ दिया। बाद में उसने अपना ट्रांसफ़र पुणे साइड करा लिया। पर आज भी जहाँ पर भी कहीं वो रहते हैं, किसी भी ओल्ड लेडी को अपनी डॉटर से बात करते हुए देखते हैं, उन्हें वही डरावनी, वही ओल्ड लेडी याद आ जाती है। और ये याद आता है कि किस मुश्किलों में और किस तकलीफ़ों में वो वहाँ से बच के बाहर निकले। दोस्तों, ये थी कहानी ब्लैक मैजिक वाली। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आज के टाइम मिथिलेश और रानी दोनों ही आराम से रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, और उनकी बेटी भी अब बड़ी हो गई है। दे ऑल आर लिविंग एज ए हैप्पी फैमिली, एंड आई होप ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर दोस्तों आप